स्टार्ट। सो मेरा नाम छत्रपति कमलनाथ हजरिका है। मेरा घर असम और सब जो इनफेमस गुवाहाटी जानते हैं, आईआईटी गुवाहाटी, उसके पास मेरा घर है। तो आ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो 3 जून पे था। एंड वो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में था, जो कि कलपक्कम जगह, उस जगह को बोलते हैं। एंड तो फिर मैं आया फ्रॉम गुवाहाटी टू चेन्नई। दैट वाज बाय वाया फ्लाइट। मैं और मेरे पापा हम 2 जून को निकल दिए। बिकॉज हम अब मैं प्रेफर मेरा रेलवे प्रेफर नहीं हुआ, बिकॉज यूजुअली 2 to 3 days लग जाते हैं। एंड सिंस आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो मेरा माइंडसेट मुझे क्लियर चाहिए था, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि चलो पैसा चले। पैसा तो गया, बहुत ही गया, लेकिन बट एटलीस्ट मैं इंटरव्यू के लिए तो फुल प्रिपरेशन और बोल के खुद को आ, खुद को कंफर्ट जोन में लाके मैं कर पाया। तो मैं गया 2 जून पे। 2 जून में मैं निकला थ्रू एयरपोर्ट, एंड देन आई रीच्ड Chennai. And after that, what happened is that they provide you with a transport from Chennai to Kalpakkam. So for information, the distance from Chennai to Kalpakkam is up to 70 to 80 kilometers. So it takes about 2 to 3 hours. They provide you a bus, and the location that the bus will pick you up in Chennai is Institute of Mathematical Sciences. So वहाँ पे आपके आपके इंटरव्यू कॉल के पहले आप आपके एचआर से एक ईमेल आना चाहिए था। तो वहाँ पे exactly the dates were given, dates and the times were given at which times the bus will be arriving at that spot to take you to Kalpakkam. So like you first fill up the Google form that they provide you, and according to that, the timing you manage yourself and you reach. And if you want, I personally went from a cab ride, but like it is recommended that you go with you travel by a bus, because it is like too expensive to travel by own. So like yeah, that was about the bus facility and the travel they provide you. So no problem in that case. You just reach at that point from Chennai. And also there is one more point from Puducherry, which I don't personally have that much detail about that thing. I just know about the Chennai. And after that, they will provide you a 1 day uh, at their guest house, which is known as Panchaksharam guest house. So that is not nearby the uh, place of interview that we were uh, we were given. That is actually very far, 10 to 8 kilometers. But I'll get to that. So you go into Panchaksharam guest house. You announce that you have reached there via calling the person who are taking in charge. So वहां पे आपको गेस्ट हाउस में एक दिन के लिए रहना मिल जाएगा। और आपको खाना लाइक डिनर एंड वो सब मिल जाएगा। एंड दैट्स आई थिंक सब इंक्लूडेड है, सब फ्री है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आप ओके। सो आफ्टर रीचिंग द गेस्ट हाउस, वन माइट थिंक दैट आपको क्या खाना मिलेगा। तो डिनर वो लोग डिनर प्रोवाइड करते हैं, और लंच उन लोगों ने मुझे बोला था कि लंच वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा कि आप चेन्नई जब पहुंचेंगे उससे पहले आप कुछ खा लो। रिकमेंडेशन है कि बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जहाँ पे जब आए गेस्ट हाउस वो भूखे थे, उन्होंने लंच नहीं किया। और उस जगह में पूरा टाउनशिप पे कहीं पर भी नहीं है मतलब पास में खाना। इट्स वेरी फार, और आपको वॉक करना पड़ता है बहुत बहुत दूर तक। तो इसलिए आप लंच करके आए। उसके बाद डिनर में आपको क्या क्या मिलता है बोलने से अब लोकल लोकल खाना देते हैं। आप उसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, जो साउथ इंडियन खाना होता है। लेकिन हाँ, वो इनफेमस सांबर मिलता है, फिर वो चटनी मिलती है, और
रोटी मिलती है, राइस मिलती है, जो मतलब नॉर्मल रेस्ट ऑफ द इंडिया खाते हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ मतलब मेरा मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे पेट खराब नहीं करना है, लेकिन टेस्ट भी अच्छा था, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन एंजॉय द फूड देयर वेरी मच। नाउ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थिंग इज, इफ यू रीच टू द गेस्ट हाउस, आप अगर गेस्ट हाउस में बहुत अराउंड 12 के आगे पहुंचते हो, तो दे विल गिव यू बस ट्रेवल, दे विल गिव यू अ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर आप वहां पे उठने के बाद आपको जहाँ पे इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू होने का नाम, जगह का नाम है मैप्स गेस्ट हाउस। वो वैसे लिखा हुआ होता है, जो कि वो फुल फॉर्म तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन गेस्ट हाउस है। वहां पे आपको प्रायर इंटरव्यू के पहले दिन आपको वहां पे ले जाया होगा। एंड आप अगर लाइक मिस कर दिया वो बस, लाइक वो 12 के अराउंड ऐसा था, और मैं भी वो मिस कर दिया था बस, तो आपको आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के दिन भी वो आपको इंटरव्यू क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है कि इट्स अप टू यू, आप कितना प्रिपेयर्ड हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। मैं पर्सनली, मेरा सब फॉर्म था मेरे, और मैंने उस सब फॉर्म में फिलअप कर दिया था, और सेल्फ अटेस्ट भी करना है। आप जो जो जेरोक्स देंगे उनको आप खुद का सेल्फ साइन करके देना पड़ेगा। तो आप एनपीसीएल के वेबसाइट में जाइए, वहां पे जितना डॉक्यूमेंट पर्सनल फर्स्ट ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स फॉर्म होता है एक। उसके बाद आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है एकदम स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन फिलअप करते हैं, एंड आपका इंटरव्यू कॉल अप, एंड वहाँ पे जो लिस्ट है वहाँ के सारे सारे अच्छे से आप देख के आए, उनको जेरोक्स करके ऑर्डर में लीजिए। ठीक है, तो आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप अगर वो सब ऑर्डर में और अच्छे से रेडी है, तो आपको 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। मेरा मेरा सब रेडी था, इसलिए उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा कितना इतना जल्दी कैसे हो गया था। तो थिंग इज, मैं पूरा रेडी करके गया था, तो आप भी वही कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। एंड so now the thing about like the extra documents that आपके जो कैटेगरी वाइज रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, आपका एसटी एससी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब आपको अगर नहीं टाइम पे नहीं मिला, आई डोंट नो अबाउट द ओबीसी पार्ट, मैं ओबीसी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसका पता नहीं, कुछ डेट का इशू है। लेकिन बाकी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस, वहां पे अगर आपको सर्टिफिकेट टाइम में नहीं मिलता है, तो आप लाइक एटलीस्ट कर सकते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, या कुछ अच्छे पोस्ट के जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं, उनसे आप सिग्नेचर करके कुछ कॉन्सेंट फॉर्म लिख के है कि आप लाइक इस कास्ट का बिलोंग करते हैं, इस ट्राइब का बिलोंग करते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक कुछ कुछ का हुआ था, तो वो ऐसे कुछ मैनेज आई थिंक किए थे। लेकिन ट्राई कीजिए कि जो उन लोगों ने वो फॉर्म दिया है, उन पे आप वो किसी ऑफिसर में साइन करके आइए, अगर आपके पास वो कुछ मिसिंग है तो ऑफिशियल कुछ। एंड अब इंटरव्यू डे में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएंगे, तो आपको बुलाया जाएगा पहले। आपको एटलीस्ट 2 आवर्स पहले बुलाया जाएगा, एक ऐसे जगह में जहाँ पे वो पैनल बैठते हैं, उस रूम के ठीक आगे आपको चेयर प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको एटलीस्ट 2 आवर्स, 1.5 आवर रुकना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। उन टाइम में आपके दिमाग में बहुत चलता रहता है कि क्या होगा, टेंशन मत लो। तो अब चिल रहो, मतलब इतना कोई बात नहीं है। उसके बाद पैनल में घुस के ही, मेरे पैनल में थे टोटल 7 मेंबर्स थे, और वहां पे एक लेडी थे जो बहुत दूर थे, एंड बाकी सब मैन 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 पैनल मेंबर्स थे। तो सर, इंटरव्यू का, सो ये मेरे जो सेकेंड थर्ड जून में थे, ये मेरे क्वेश्चंस है। एंड मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक मेरा जो इंटरव्यू टाइम था वो फोर्थ टू लास्ट या ऐसा कुछ था, थर्ड लास्ट ऐसा कुछ था। तो
मेरे टाइम पे अराउंड 4-5 बज गए थे एंड उस टाइम पे मेरे सब पैनल मेंबर्स सब पूरा सैचुरेटेड हो गए थे। तो मैं जब घुसा, मैं प्रायर टू दैट मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था नॉन स्टॉप, लाइक मेरा इंट्रोडक्शन परफेक्ट करने के लिए, लाइक नॉन स्टॉप में इंट्रोडक्शन ऐसा रुकावट के बिना ऐसा देना चाहता था। लेकिन जब मैं घुसा तब उन लोगों ने स्टार्ट किया मेरे नाम से, जो हजारिका है मेरा टाइटल, तो उसके रिलेटेड हमारा वेरी फेमस भूपेन हजारिका है, तो उनके बारे में पूछे। और उन्होंने मुझे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछे, उन्होंने मुझे लाइक मुझे इंट्रोडक्शन भी नहीं देने दिए। तो उसके बाद जब वो हुआ, भूपेन हजारिका के बाद थोड़ा बातचीत हुई, थोड़ा वो लोग हंसाए, मतलब हंस भी लिए वो लोग ने। उसके बाद स्टार्ट किए और उन लोगों ने मुझे पूछा कि मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने कहाँ से किया। तो मैंने बोला कि मैं ISL डिग बॉय में किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिग बॉय वैसे बोला था मैं, फुल फॉर्म में बोलना, शॉर्ट फॉर्म मत बोलना। एंड उसके बाद मैं बोला ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने 1 महीने के किए ISL डिग बॉय में। तो उन लोगों ने मुझे पूछा था, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन उन लोगों ने पूछा कि अ, आपको किस 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 चीजों को आपने देखा अपने 1 ईयर इंटर्नशिप पे। तो मैंने बोला कि स्पेसिफिकली मेरा एटॉमिक डिस्टिलेशन यूनिट मिला था मुझे। तो उसके बाद उन्होंने एटॉमिक डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में पूछा, मैं बताया ऐसा ऐसा डेफिनेशन डिफाइन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन लोग को तो ऑब्वियसली नॉलेज होता है, तो उन लोगों ने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के भी बारे में पूछा। तो उन लोगों ने पूछा कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों किया। तो मैं जब वो बोल रहा था, मैं बोलने एक्सप्लेनेशन में हम मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन, एटॉमिक डिस्टिलेशन यूनिट के रेसिड्यू को, तो हम इसलिए वैक्यूम यूज करते हैं, सो कि सच दैट वी कैन फर्दर डिस्टिलेट देम। सो उसके बाद मैंने कोकिंग का वर्ड यूज किया, बिकॉज हम कोकिंग भी अवॉइड कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन में। तो वो कोक के बारे में पूछे थे। उन लोग को कोक के बारे में नहीं पता था एब्सोल्युटली, बिकॉज उन लोगों को तो रिफाइनरी का इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने कोक के बारे में बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मूव किया वीपिंग के बारे में। तो उन लोगों ने स्पेसिफिकली मुझे पूछा कि व्हाट इज वीपिंग इन पैक बेड। सो अब मैंने थोड़ा सोचा कि लाइक मैं पैक बेड इतना भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने डिस्टिलेशन पूरा प्रिपेयर किया। तो मैं वीपिंग जब बोल रहा था, मैं पैक बेड से थोड़ा डाइवर्ट करके मैं ट्रे में ले आया जो डिस्टिलेशन कॉलम में था। इसलिए उसके बाद मुझे पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रे। तो उस टाइम पे मुझे तो 3 पता था ट्रे, उस टाइम पे मुझे थर्ड वाला नहीं आता, इसलिए मैं वो नहीं बोल पाया। उसके बाद मूव ऑन किया उन लोगों ने। उन लोगों ने पूछा कि डिस्टिलेशन कॉलम में है वहाँ का रिफ्लक्स क्या काम है। तो मैंने रिफ्लक्स बोल लिया। उसके बाद बोला कि रिफ्लक्स से उन लोगों को कैच हुआ कि कंडेंसर रिबॉयल होता है डिस्टिलेशन टावर में। तो उन दोनों का रोल पूछ लिया कि उन लोगों से क्या होता है। और फिर लाइक नीचे से जो भेजते हैं हम रिटर्न, तो वो कौन सा है, वो तो रिबॉयलर ऐसे बोल दिया। उसके बाद ऊपर से क्या है, कंडेंसर। तो इसमें बहुत एक्सटेंसिवली गया आपको, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, आप सबको पता है। उसके बाद मुझे पूछा गया कि डिस्टिलेशन टावर का सेक्शन क्या है, लाइक एनरिचिंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो वो बहुत शॉर्ट था, मैं आराम से बोल दिया। उन लोगों का वो भी थोड़ा नॉलेज थोड़ा मतलब उन लोगों का रिकॉल नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरों ने करेक्ट कर दिया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा गया। उसके बाद बातचीत हुई कि हम डिस्टिलेशन टावर में जो फीड देते हैं वो कैसा टाइप का फीड होता है, और हम कैसे मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप के फीड किस पोजीशन में जाएगा डिस्टिलेशन कॉलम में। तो वो उस फीड में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइक मैंने वहां पे मेंशन किया था कि सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर, कि वो दो सुपर हीटेड वेपर, कि वो दोनों क्यों रेस्पेक्टिवली टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट होते हैं। तो उन लोगों ने उसी में थोड़ा क्रॉस सेक्शन करने का पूछा, और फिर बोला कि लाइक हम कैसे डिसाइड करें कि ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, आई मीन ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है लेकिन वहां पे बहुत फीड कम होता है। तो मैंने वो थोड़ा एक्सप्लेन किया कि लाइक टॉप में करना चाहिए, बिकॉज तभी सॉरी बॉटम में करना चाहिए, तभी थोड़ा बेटर डिस्टिलेशन हो, एनरिचिंग ज्यादा हो। तो तो उसी टाइप का थोड़ा बातचीत हुआ। उसके बाद डिस्टिलेशन में मूव ऑन किया। डिस्टिलेशन के बाद मुझे हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछा, और उन लोगों ने मुझे पिच डायरेक्ट नहीं पूछा था। उन लोगों ने मुझे पूछा कि हीट एक्सचेंजर में कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं।
तो मुझे ठीक है, मुझे पता चल गया कि वो पिच के मैंने पूछ रहे। तो पिच बोल लिया मैं, 3 टाइप के पिच, और उन लोगों के था। उसके बाद पैरामीटर पूछा कि लाइक क्यों हम ट्रायंगल यूज करते हैं, क्यों हम स्क्वायर टाइप पिच यूज करते हैं। तो वो मैंने बोला कि लाइक प्रेशर ड्रॉप कहाँ पे ऐसा चाहिए, हम अगर ज्यादा प्रेशर ड्रॉप चाहिए तो ये यूज करना चाहिए, कम चाहिए तो ये यूज करना चाहिए, और अगर फ्लूइड अगर ज्यादा फाउलिंग हो तो हम ये टाइप का यूज कर सकते हैं और ये अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन चला। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वर्ड जब किया, फाउलिंग जब किया, तब बोला कि मेरा हिट ट्रायंगल पिच में क्लीनिंग हार्ड होता है, तो स्क्वायर यूज करते हैं। तभी उन लोगों ने क्रॉस सेक्शन किया कि क्लीनिंग मेथड्स बोलो। अभी क्लीनिंग मेथड्स तो ऑब्वियसली मयंक सर ने बहुत अच्छे से सिखाया था कि लाइक मैकेनिकल क्लीनिंग, लो प्रेशर क्लीनिंग, हाई प्रेशर क्लीन। तो वो मैं डायरेक्ट बता दिया, उन लोग वो उस क्वेश्चन उस आंसर में बहुत खुश थे वो लोग। तो उसके बाद बोला कि थोड़ा क्रॉस सेक्शनिंग हुआ कि विस्कस फ्लूइड्स किस साइड में यूज करते हैं, तो क्यू और क्यू यूज करते हैं उस साइड में, वो पूछा। उसके बाद फाउलिंग फिर से वो रिटर्न हो गए कि लाइक फाउलिंग फाउलिंग क्या चीज है, पहले पूछा उसका डेफिनेशन। उसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स फाउलिंग से इफेक्ट करते हैं, तो वो मैं थोड़ा बता दिया। ठीक ठीक से वो भी ठीक ठाक गया, वो लोग खुश थे। उसके बाद उन लोगों ने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पे आया कि लाइक टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर मोड बता दो। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वेश्चन पूरा ब्रीफ से पूछा, तो मैं भी आंसर ब्रीफ कर दिया कि लाइक कंडेंसेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि डिफाइन कर दो कि उन 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 वो चीज क्या है। तो मैं डिफाइन कर दिया। उसके बाद उन उन लोगों ने क्या कर दिया कि ऐसा कुछ चीज है जहाँ हम लाइक कुछ मूविंग फ्लूइड नहीं है, पूरा स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट। And like we do not change their parameters, we do not change their flow parameters, we do not change like their material, we don't change anything. So what can be done? So about that I immediately knew that like what can I say, area. If we increase the area, that is the only possible thing. So we can do that. After that, they were not actually happy with that answer. I just said that if we increase the area, then they like started to giving me the hints like what exactly they wanted the answer to. So I ultimately uh, got it that like they were asking me about fins. So like radiators, cars, they gave me those kind of hints. So exactly, yeah. After that, after telling them the extended surfaces and fins, then they were happy about it. Then they move on, and they move on to instrumentation. What they asked me, what instruments that you observed in your training, in my ICL Digboy training. So like my training was not that extensive. My training was very brief, and also I had my training during a shutdown period. So like I didn't know much about instruments, so I gave some answers like about the instrumentation, but yeah, most of them I couldn't give those kind of. And yeah, exactly, I gave flow meters. I gave like flow meters, then valves, those kind of things, transmitters, and then they went directly. They jumped like they were very happy that I mentioned flow meters, so they went directly into flow meters. Now I I didn't do my revision on flow meters that much, so I couldn't tell exactly what the type of flow meters were. So yeah, like that one was a miss for me. And उसके बाद मेरा वो हो गया था। अब लास्ट में जो मैम मैं बोला था, एक लेडी होता है, वो लेडी एकदम लास्ट में बैठे और वो लाइक कुछ नहीं पूछा until this one, like न्यूक्लियर पावर हमारे इंडिया पे मेरे पर्सनल ओपिनियन में होना चाहिए, और फ्यूचर में हम इसके ऊपर लाइक डेवलपमेंट करें या ना करें उसके बारे में पूछा। तो ये थोड़ा लाइक HR टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। आपको इन टाइप के क्वेश्चन में बहुत केयरफुल होना चाहिए कि क्या मेंशन करना चाहिए। अब मैंने इस लास्ट में थोड़ा गलती कर दी कि लाइक मैं ठीक से बोला कि लाइक वी शुड, या ऑब्वियसली वी शुड यूज मोर न्यूक्लियर पावर, वी शुड डेवलप ऑन देम, बिकॉज सब टॉप कंट्रीज तो कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा उनके लेवल में पहुंचने के लिए। तो वो ठीक था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया कि न्यूक्लियर पावर क्लीन होता है। अब वो लोग वहां पे पूछ ले क्लीन कैसे होता है, अब लाइक
या मुझे तो ये सब बोल दिया एमिशन कम होता है उसके बाद, बट मुझे पता है कि उन लोग को वो हैप्पी नहीं थे, वो कुछ अलग आंसर, मतलब वो थोड़ा मैं डायरेक्शन थोड़ा बदल दिया, तो मेरा गलती था। उसके बाद उन लोगों ने लास्ट में ये सब बोला कि मैं ये आंसर जो दिया लास्ट में, तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुझे बोला कि लाइक ये ऐसा होता है, हम क्यों सिविलाइजेशन के बाहर बनाते हैं प्लान्स। तो ऐसा टाइप का मुझे इन्फॉर्मेशन देके वो लोग मुझे थैंक यू बोल के छोड़ दिया। तो फिर मैं सबको थैंक यू बोला और मैं निकल गया, और दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मेरा लाइक एक्सपीरियंस अप टू लाइक दिस इंटरव्यू, मैंने प्रिपेयर किया अराउंड 15 to 20 days, एंड मार्गदर्शन के ऐप से मॉक इंटरव्यू के द्वारा मुझे जो हेल्प मिला वो एग्जैक्टली इंटरव्यू में ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट किया मेरे लिए। जो मेरा सेकंड मॉक इंटरव्यू था, वहां पे सर ने मुझे पूछा कि लाइक डिस्टिलेशन इंटरव्यू के इंटर्नशिप के बारे में पूछा, और एक्चुअल इंटरव्यू में मुझे उसी के बारे में पूछा। तो सर ने मुझे फ्लडिंग पूछा था, उन लोगों से मुझे वीपिंग पूछा था। तो दिस इज लाइक आई एम नॉट लाइंग और डूइंग एनीथिंग लाइक जो अच्छा बोलने चाहिए इसलिए मैं अच्छा बोल रहा, लेकिन नहीं, एक्चुअली दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मार्गदर्शन इज लाइक दे रियली वांट टू हेल्प यू, they are giving you quality contents. Actually, you watch the content that they provide you, like in the recorded session in the app, and those really help me, like though some directly were asked. So yeah, this is the like the most honest answer I can give, like, and up and so like we every in our gate exam we give like 50 plus question tests. So mock interview is the same thing. If you want to gain some experience, if you want to be comfortable in your uncomfortable zones, like in those situations you have to face them before going into the real thing, because अगर आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए तो अभी ऑब्वियसली आपका नर्वस क्रिएट होगा, और जो मिस्टेक्स आप रियल इंटरव्यू में करने वाले हैं वो आप मॉक इंटरव्यू में करते हैं। तो वो चीज है जो मतलब मॉक इंटरव्यू आपको देता है। यू हैव टू गिव मॉक इंटरव्यू बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लो होगा उसके बारे में। आप सोचते हैं कि लाइक मॉक इंटरव्यू मेरा अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ तो मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन बात है कि अगर आपको इंटरव्यू मतलब अनप्रिपेयर्डनेस से आप अगर मॉक इंटरव्यू देंगे तभी आपको मतलब पता चलेगा कि लाइक मुझे कौन सा लाइक टॉपिक्स मुझे पकड़ना है, कौन सा मुझे लाइक एरियाज में करना चाहिए। और पीपल स्किल मतलब वोकेबुलरी स्किल भी आपका अगर वीक है तो आपको पता चलता है। तो आप मेरे मेरे ओपिनियन से आप जब लेंगे मार्गदर्शन का, तो जितना जल्दी हो सकता है एटलीस्ट वन फर्स्ट इंटरव्यू आप दीजिए, उसके बाद लाइक सेकेंड इंटरव्यू दीजिए, थर्ड इंटरव्यू दीजिए, जितना उन लोग प्रोवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, तो आप दीजिए, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स। आपके मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो लाइक माय फेलो friends who are preparing for the same thing that I was, I just want to say that best of luck. This is just an interview. Don't take it like the end of the world. It will be good. Whatever the whatever your interview will be like be have faith in yourself. And even if you like if your interview goes bad, then just take it as an experience, and yeah, you will be satisfied with anything. And this is not the end of the world, and just enjoy and give your best.